रानू बहन, दया करो, मेरा घर टूट गया और मैं पानी में डूब रहा हूँ। मुझे और मेरे बच्चों को अपने इस पिन्नी के घर में आने दो, नहीं तो हम ठंड से मर जाएंगे। मम्मा, ये तो वही कालू अंकल हैं जिन्होंने हमारा मजाक उड़ाया था। इन्हें अंदर मत आने दो। नहीं कुकू बेटा, दरवाजे पर आए दुश्मन को भी खाली हाथ नहीं लौटाते। कालू इस समय बहुत मुसीबत में है। रानू चिड़िया तुरंत दरवाजा खोलती है और कालू और गोरी को अंदर बुला लेती है। अंदर आते ही कालू देखता है कि पिन्नी का घर पूरी तरह सूखा और बहुत गर्म है। ये रहे हमारी आज की वीडियो के प्यारे सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स के नाम: आर्यन शर्मा, अलका, निदा, चीकू, आशिका। जो नहीं चुने गए, चिंता मत करो, अगली बार तुम भी बन सकते हो जंगल के सुपरस्टार। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं मैं आपका नाम अपनी कहानी में लूं, तो देर किस बात की, जल्दी से। सुंदरवन में सुबह से ही आसमान में काले बादल छाए हुए थे। रानू चिड़िया अपने बच्चों कुकू और गुड़िया के साथ अपने पुराने घोंसले में बैठी थी। तभी अचानक जोरदार बारिश शुरू हो जाती है। रानू का घर बहुत पुराना था, इसलिए छत से पानी टपकने लगता है। मम्मा, देखो, छत से पानी गिर रहा है। मेरे सारे पंख भीग गए हैं। मुझे बहुत ठंड लग रही है। मम्मा, पानी बहुत ज्यादा टपक रहा है। हमारा पूरा बिस्तर गीला हो गया है। अब हम कहाँ सोएंगे? डरो मत मेरे बच्चों, मम्मा है ना, बस थोड़ी देर रुक जाओ। जैसे ही बारिश थमेगी, हम अपनी छत को ठीक कर लेंगे। किसी तरह रानू अपने बच्चों को भीगने से बचाती है। थोड़ी देर बाद जब बारिश रुकती है तो बच्चे उदास होकर बैठ जाते हैं, क्योंकि घोंसला पूरी तरह गीला हो चुका था। तभी पड़ोस के पेड़ से कालू कौवा उड़ता हुआ आता है। कालू का घर बहुत घने पत्तों के बीच था, जहाँ पानी नहीं पहुँचा था। वह रानू के गीले घर को देखकर उसका मजाक उड़ाने लगता है। अरे रानू चिड़िया, तुम्हारा घर है या पानी का झरना? देखो, तुम्हारे बच्चे कैसे चूहे की तरह भीग कर कांप रहे हैं। मेरे घर को देखो, एक बूंद भी पानी अंदर नहीं आया। कालू अंकल, हमारा मजाक मत उड़ाइए। हमारी मम्मा अभी नया घर बना देंगी। अरे छोटी चिड़िया, तुम्हारी मम्मा फिर से सूखी घास लाएगी और अगली बारिश में तुम्हारा घर फिर से भीग जाएगा। तुम लोग कभी सूखे घर में नहीं रह सकते। कालू हंसता हुआ चला जाता है। रानू चिड़िया सोच में पड़ जाती है कि सूखी घास का घोंसला तो हर बार पानी सोख लेता है। तभी उड़ते हुए रानू की नजर पास की इंसानों के गांव के बाहर पड़ी प्लास्टिक की थैलियों पर पड़ती है। अरे वाह, इंसान जब भी बाजार से सामान लाते हैं तो इन रंग बिरंगी पिन्नियों का इस्तेमाल करते हैं। इन पर पानी का कोई असर नहीं होता और पानी इनसे छनकर नीचे भी नहीं गिरता। क्यों ना मैं इनसे अपने बच्चों के लिए एक वाटरप्रूफ घर बनाऊं। रानू चिड़िया तुरंत काम पर लग जाती है। वह गांव से साफ सुथरी पिन्नियां चुनकर लाती है। कुकू और गुड़िया भी छोटी छोटी पिन्नियां लाने में अपनी मम्मा की मदद करते हैं। मम्मा, ये देखो, मैं एक बहुत सुंदर नीली पिन्नी लाया हूँ। शाबाश कुकू बेटा, अब देखो मम्मा कैसे इन पिन्नियों को सूखी लकड़ियों के साथ मिलाकर एक मजबूत घर बनाती है। रानू चिड़िया बड़ी ही समझदारी से लकड़ियों का ढांचा बनाती है और उसके ऊपर पिन्नियों की परत चढ़ा देती है। 2 दिन की मेहनत के बाद पिन्नी का घर बनकर तैयार हो जाता है। तभी मिट्ठू तोता दूर आसमान से उड़ता हुआ आता है, पर वह रानू के घर को पहचान ही नहीं पाता और चकराकर पास के पेड़ पर बैठ जाता है। अरे, मैं रास्ता भूल लिया क्या? सुंदरवन में ये पिन्नी का अजूबा कहाँ से आ गया? यहाँ तो रानू बहन का घोंसला हुआ करता था। मिट्टू अंकल, आप रास्ता नहीं भूले, नीचे आओ। ये हमारा नया और वाटरप्रूफ घर है। अरे बाप रे, रानू बहन, तुमने तो कमाल ही कर दिया। मैं तो इसे कोई चमकीला खिलौना समझ रहा था। ये पिन्नी की छत तो इतनी कड़क है कि पानी की एक बूंद भी अंदर नहीं झाँक पाएगी। हाँ मिट्ठू भैया, अब मेरे बच्चे बारिश में कभी नहीं भीगेंगे। रानू चिड़िया का नया वाटरप्रूफ घर देखकर जहाँ मिट्ठू तोता खुश था, वहीं पेड़ की दूसरी डाल पर बैठा कालू कौवा जलन के मारे कोयला हुआ जा रहा था। वह अपनी पत्नी गोरी कोवी के साथ रानू के घर को टुकुर टुकुर ताक रहा था। अरे गोरी,
जरा इस चिड़िया के नखरे तो देखो। कूड़े कचरे से प्लास्टिक की पिन्नियाँ उठा लाई और समझ रही है कि कोई महल बना लिया। अरे कालू जी, बातें मत बनाओ। आसमान में काले बादल देखो, फिर से भयंकर तूफान आने वाला है। इस बार हमारी सूखी घास की छत टिकेगी नहीं। जरा अपनी इस खोपड़ी का इस्तेमाल करो और रानू से वो घर हथियाने का कोई उपाय सोचो। तुम फिक्र मत करो गोरी भाग्यवान। कालू कौवे के होते हुए हम इस खुले आसमान के नीचे नहीं भीगेंगे। इस पेड़ का राजा मैं हूँ। बारिश शुरू होने दो। मैं अभी जाकर उस चिड़िया को डराकर भगा दूंगा और उस पिन्नी के घर पर अपना कब्जा कर लूंगा। कुछ दिन बाद जंगल में एक बहुत भयानक तूफानी बारिश आती है। हवा इतनी तेज थी कि बड़े बड़े पेड़ हिलने लगते हैं। कालू कौवा अपने घने पत्तों वाले घर में बैठा था, लेकिन तेज हवा के कारण उसके सारे पत्ते उड़ जाते हैं और मूसलाधार बारिश का पानी सीधे उसके घर में भरने लगता है। अरे गोरी, भागो यहाँ से। पेड़ की डालियाँ टूट रही हैं। चलो जल्दी से रानू के उस पिन्नी वाले घर में घुस जाते हैं। ओए माँ, ये कैसी आफत आ गई। मेरी सारी सूखी घास बह गई। पानी के मारे मैं तो डूब जाऊंगी। बचाओ, कोई मुझे बचाओ। कालू का पूरा घोंसला टूटकर पानी में बह जाता है। वे दोनों ठंड और पानी से बेहाल होकर उड़ने की कोशिश करते हैं। तभी उसे रानू चिड़िया का पिन्नी का घर दिखाई देता है। तेज हवा और बारिश के बावजूद पिन्नी के ऊपर से सारा पानी फिसलकर नीचे गिर रहा था और घर अंदर से बिल्कुल सूखा और सुरक्षित था। रानू बहन, मैं कितना मूर्ख था। मैंने तुम्हारी गरीबी और तुम्हारे घोंसले का मजाक उड़ाया था, लेकिन तुमने अपनी बुद्धि से इन बेकार पिन्नियों से इतना मजबूत और सूखा घर बना लिया, जिसने आज मेरी और मेरे बच्चों की जान बचा ली। मुझे माफ कर दो बहन। कालू भाई, कोई भी चीज बेकार नहीं होती, बस सही समय पर सही दिमाग लगाने की जरूरत होती है। अब पुरानी बातें भूलो और आराम करो। तूफान रुकने के बाद कालू पूरी तरह बदल जाता है। वो रानू चिड़िया की बुद्धिमानी का कायल हो जाता है। रानू बहन, अब मैं कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाऊंगा। क्या तुम मुझे भी सिखाओगी कि पिन्नी का ऐसा वाटरप्रूफ घर कैसे बनाते हैं? मैं भी अपने परिवार के लिए ऐसा ही सुरक्षित घर बनाऊंगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं कालू भाई। चलो हम सब मिलकर जंगल के बाकी पक्षियों के घरों पर भी पिन्नी की छत लगा देते हैं, ताकि अगली बार कोई भी बच्चा बारिश में ना भीगे। इसके बाद कालू, रानू और मिट्ठू तोता मिलकर पूरे जंगल में पिन्नी के मजबूत घर बनाते हैं। अब सभी पक्षी बारिश के दिनों में भी खुशी खुशी और सुरक्षित रहने लगते हैं। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि मुसीबत के समय रोने के बजाय अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके बेकार चीजों से भी सबसे अच्छी चीज बनाई जा सकती है। कभी भी किसी की मजबूरी या उसके छोटे घर का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि वक्त बदलते देर नहीं लगती। सुंदरवन जंगल में एक बहुत ही सुंदर फूलों का बगीचा था, जिसकी मालकिन बुलबुल आंटी थी। इसी जंगल में दो नन्हे चिड़िया के बच्चे कुकू और गुड़िया रहते थे। पिछले साल तेज बारिश में उनके माता पिता गुजर गए थे। तब से दोनों भाई बहन अनाथ हो गए थे और दाने दाने के लिए तरस रहे थे। आज दोनों भूख से बेहाल होकर बगीचे में आते हैं। गुड़िया बहन, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। पेट में चूहे कूद रहे हैं। चलो हम इस बगीचे से थोड़ा सा फूलों का रस पी लेते हैं। हमारी मम्मा भी तो यही करती थी ना। हाँ कुकू भाई, मुझे याद है जब मम्मा को कहीं दाना नहीं मिलता था तो वो हमें यही लाती थी। दोनों बच्चे जैसे ही एक फूल के पास जाते हैं, बुलबुल आंटी हाथ में एक छड़ी लेकर गुस्से में वहां आ जाती है। रुको, खबरदार जो मेरे फूलों को हाथ भी लगाया तो भागो यहाँ से, ये बगीचा मेरा है। बुलबुल आंटी, हम तो बहुत छोटे हैं, हमें बहुत भूख लगी है। जब हमारी मम्मा जिंदा थी तब तो आप हमें कभी मना नहीं करती थी। तब बात और थी। तुम्हारी माँ जिंदा थी तो रस पीने के बदले मैं उससे अपने घोंसले की सफाई और ढेरों काम करवाती थी। अब तुम दोनों इतने छोटे हो, मेरा क्या काम करोगे? मुफ्त का रस यहाँ नहीं मिलेगा। जाओ जंगल में कहीं और जाकर मरो।
बुलबुल आंटी की कड़वी बातें सुनकर दोनों मासूम बच्चों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वे भूखे पेट वहां से आगे बढ़ जाते हैं। उड़ते उड़ते कुकू और गुड़िया की नजर गोरी कवि के घर पर पड़ती है। वहां की चूल्हे से गरम गरम खाने का धुआं निकल रहा था। खुशबू सूंघकर दोनों बच्चे गोरी कवि के दरवाजे पर पहुंचते हैं और धीरे से दस्तक देते हैं। दरवाजा गोरी कवि का बेटा जग्गू खोलता है। जग्गू भाई, हम बहुत भूखे हैं, क्या तुम्हारे घर में थोड़ा सा खाना मिल सकता है? कुकू की आवाज सुनकर जग्गू की मम्मा गोरी कवि रसोई से बाहर आती है और बच्चों को देखकर उसके चेहरे पर गुस्सा आ जाता है। तुम दोनों फिर यहाँ आ गए भीख मांगने। कितनी बार कहा है कि मेरे घर के आसपास भी मत मंडराया करो। और जग्गू, मैंने तुम्हें मना किया है ना कि इन भिखारियों से बात मत किया करो। तुम अमीर कौवे के बेटे हो, अमीरों के साथ ही अच्छे लगते हो। गोरी आंटी, प्लीज ऐसा मत कहिए। एक बार हमारी मम्मा ने भी तो आपकी मदद की थी जब आपके घर में दाना नहीं था। हमें थोड़ा सा खाना दे दीजिए। पुरानी बातें याद दिलाती है मुझे। तुम्हारी इतनी हिम्मत। गोरी कवि गुस्से में मासूम गुड़िया को जोर से धक्का दे देती है। गुड़िया जमीन पर गिर जाती है और रोने लगती है। भाग जाओ यहाँ से। अगर दोबारा मेरे घर के सामने दिखे तो मैं तुम्हें इस जंगल से ही बाहर फेंकवा दूंगी। गुड़िया बहन, चल यहाँ से। मम्मा तो कहती थी कि जंगल के सब लोग हमारे दोस्त हैं, पर यहाँ तो कोई हमारा नहीं है। मम्मा ने ये बहुत बुरा किया। कुकू और गुड़िया तो मेरे दोस्त हैं, मुझे इनकी मदद करनी ही होगी। कुकू और गुड़िया रोते हुए नदी किनारे जाकर बैठ जाते हैं। वे भूख और अपनी किस्मत पर रो रहे थे। तभी पीछे से जग्गू कौवा दबे पांव वहां आता है। उसके हाथ में कपड़े में लिपटा एक गरम गरम पराठा था जो उसने अपनी मम्मा की नजर बचाकर चुराया था। कुकू, गुड़िया बहन, रोना बंद करो। देखो मैं तुम दोनों के लिए क्या लाया हूँ। जग्गू भाई, तुम यहाँ? पर तुम्हारी मम्मा तो। मम्मा की बातों का बुरा मत मानो, वो नहीं समझती, पर मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। ये पराठा लो और जल्दी से खा लो। इस बात को कुछ महीने बीत जाते हैं। अचानक जंगल में भयंकर सूखा पड़ जाता है। अमीर और घमंडी पक्षी भी अब दाने को तरसने लगते हैं। गोरी, इस जंगल में अब एक भी दाना नहीं बचा। अगर हम यहाँ और रुके तो भूख प्यास से मर जाएंगे। तोता और कबूतर भी अपना घर छोड़ रहे हैं। हमें ये जंगल छोड़कर किसी दूसरे अनजान जंगल में जाना होगा। हाँ कालू जी, मेरा जग्गू भी भूख से बेहाल है। चलिए हम सब आज ही यहाँ से निकल जाते हैं। कालू कौवा, गोरी कवि, जग्गू, तोता और कबूतर सभी घमंडी पक्षी रोते हुए अपने भरे पूरे घोंसले छोड़कर एक नए और अनजान जंगल की तरफ उड़ान भरते हैं। रास्ता बहुत लंबा था और वे सब थक चुके थे। कालू भाई, जरा रुको। मेरे पंख अब और भारी हो रहे हैं। मुझसे उड़ा नहीं जा रहा। प्यास के मारे मेरा गला सूख रहा है। रुकने से क्या होगा तोते भैया, पीछे हमारा पूरा जंगल सूख चुका है। यहाँ इस अनजान रास्ते पर हमें कौन पानी देगा? आज हमें अपनी ही की हुई गलतियों की सजा मिल रही है। तुम ठीक कह रहे हो कबूतर भाई। जब हमारे पास सब कुछ था तो हमने कभी किसी भूखे पर तरस नहीं खाया। उन अनाथ बच्चों कुकू और गुड़िया को मैंने भूखा भगा दिया था। आज मेरा जग्गू दाने दाने को तरस रहा है। मुझे माफ कर दो भगवान। हिम्मत मत हारो दोस्तों, बस थोड़ा सा और उड़ो। सामने देखो, एक नया जंगल दिखाई दे रहा है। शायद वहाँ हमें कोई आसरा मिल जाए। जैसे ही सारे पक्षी उड़ते हुए नए जंगल की सीमा में पहुंचते हैं, अचानक मौसम बदल जाता है। आसमान में डरावने काले बादल छा जाते हैं और बहुत ही भयानक तूफानी बारिश शुरू हो जाती है। देखो, सामने उस घने पेड़ के नीचे एक बहुत ही सुंदर और पक्का लकड़ी का घर दिखाई दे रहा है। चलो वहीं चलते हैं। सभी बड़े पक्षी अपनी जान बचाने के लिए भागते हुए उस दरवाजे पर पहुंचते हैं। गोरी कवि घबराहट में जोर जोर से दरवाजा खटखटाती है। तभी दरवाजा खुलता है और सामने गुड़िया खड़ी थी। अंदर से कुकू भी आ जाता है। गुड़िया, कुकू, तुम दोनों यहाँ? ये इतना सुंदर घर तुम दोनों का है? हाँ गोरी आंटी, कालू अंकल, ये घर हमारा है। पर आप सब यहाँ क्या करने आए हैं? क्या आप हमें हमारे इस नए घर से भी धक्का देकर निकाल ले आए हैं? नहीं बेटे, नहीं, हम तुम्हें निकालने नहीं आए।
हम तो खुद आज बेघर हो चुके हैं। हमारे जंगल में सूखा पड़ गया और हम जान बचाने के लिए यहाँ भाग आए। बेटी, बाहर बहुत तेज तूफान है, हमें थोड़ी सी जगह दे दो, नहीं तो हम मर जाएंगे। गोरी कवि और कालू कौवे को इस तरह रोते देख गुड़िया और कुकू का दिल पिघल जाता है। गुड़िया मुस्कुराती है और दरवाजा पूरा खोल देती है। आप सब अंदर आ जाइए। आप सब हमारी स्वर्गीय रानू मम्मा के पुराने पड़ोसी और दोस्त हैं। हमारी मम्मा कहती थी कि घर आए मेहमान को कभी खाली हाथ नहीं लाता थे। जग्गू भाई, तुम भी अंदर आओ। थैंक यू गुड़िया, थैंक यू कुकू। गुड़िया और कुकू सभी बड़े पक्षियों को अंदर लाते हैं। उन्हें ओढ़ने के लिए सूखे पत्ते देते हैं और खाने के लिए ताज़ा सब्जियां, मीठे फल और दाने लाकर देते हैं। गरम घर और खाना पाकर सभी पक्षियों की जान में जान आती है। गोरी कवि और कालू कौवा बच्चों की ये महानता देखकर रोने लगते हैं। हमें माफ कर दो बच्चों, हम कितने बुरे और घमंडी थे। जब तुम भूखे थे तो मैंने तुम्हें डांटा, धक्का दिया, और आज जब हम मुसीबत में हैं तो तुमने हमारे सारे गुनाह भुलाकर हमारी जान बचाई। तुम दोनों का दिल बहुत बड़ा है। हाँ बच्चों, हमें भी माफ कर दो। असली अमीर तो तुम दोनों हो, जिनके पास इतना बड़ा और साफ दिल है। अब पुरानी बातें भूल जाइए आंटी। अब से हम सब इस नए जंगल में एक साथ मिलकर और प्यार से रहेंगे। सभी पक्षियों का घमंड हमेशा के लिए टूट जाता है। वे सब कुकू और गुड़िया को अपना बच्चा मान लेते हैं और सब मिलकर उसी सुंदर जंगल में हंसते खेलते रहने लगते हैं। कि कभी भी अपनी अमीरी या ताकत पर घमंड करके गरीबों और अनाथों का दिल नहीं दुखाना चाहिए। वक्त का चक्का घूमते देर नहीं लगती। यदि आप किसी के साथ आज बुरा करते हैं तो कल मुसीबत में वही आपके काम आ सकता है। दया और क्षमा ही सबसे बड़ी शक्ति है।